अरविंद जो भी कमाता अपने भाइयों पर लुटा देता और फिर जब भाइयों के बच्चे हुए तो उसका पूरा ध्यान उनके खर्चों पर चला गया। रुक्मणी उसे मना करती कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने को कहती तो वो उसे समझाने लगता तो वो चुप हो जाती। अरविंद की बेटी जवान हो गई तो एक दिन एक्सीडेंट में अरविंद की टांगें टूट गई तो उसे बेटी की शादी की चिंता होने लगी और उसने भाइयों की मदद मांगी तो उन्होंने बात करना ही छोड़ दिया। अगले दिन बेटी की बारात आ गई और अरविंद रो रहा था कि अचानक वहाँ अरविंद अपने घर में सबसे बड़ा था, इसलिए जब रुक्मणी उसकी ज़िंदगी में आई तो उसने शादी की पहली रात ही उसे कह दिया था कि माँ बाप के देहांत के बाद वो ही घर का सबसे बड़ा है, इसलिए छोटे बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारियाँ वही संभालेगा। खबरदार जो उसने कभी अरविंद को उसने बहन भाइयों के खिलाफ़ करने की कोशिश भी की तो रुक्मणी ने अरविंद को कठोर व्यवहार पर चुप्पी साध ली और शादी के कुछ दिन बाद भी उसके अच्छे नहीं बीते थे। उसके साथ ससुर का देहांत हो चुका था। अरविंद से छोटा भाई जॉब करता था, लेकिन बाकी भाई और कोई भी कॉलेज में थे तो कोई स्कूल में। घर के सारे खर्चे अरविंद के सर पर थे। वो 6 बहन भाई थे, 5 भाई थे और एक ही बहन थी, वो भी जी भरकर नखरीली थी। सब बहन भाई अरविंद को बड़े भैया कहते थे और कहते थे कि आप ही हमारे बाप की जगह है। रुक्मणी ने बहुत चाहा कि वो भी छोटे देवर और ननंद को साथ प्यार मोहब्बत से रह सके, लेकिन वो भाभी को भी इज्जत नहीं देते थे। शादी के चौथे दिन से ही सारे घर के कामों की जिम्मेदारी रुक्मणी के कंधों पर आ चुकी थी। एक देवर खाने बैठता तो 4-4 रोटियां खा जाता और सबको ताज़ी रोटी ही चाहिए होती थी, इसलिए जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगता तो वो बेचारी किचन में खड़ी होती, ताज़ी रोटियां पका कर देती और सब लोग मज़े से खाते रहते। उसे 1 घंटा लग जाता था रोटी में ही और रोटी का ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। जब सब खाना खा चुके होते तो उसकी भूख ही मर जाती। चूल्हे के आगे पूरे घर की रोटियां पकाते पकाते वो बेहाल होने लगती थी, लेकिन नंद को इतना भी ख्याल नहीं होता था कि भाभी के साथ हाथ बटा दे। फिर सब देवर के कपड़े बहुत ही गंदे होते थे। कोई फुटबॉल खेल कर आता तो कोई क्रिकेट खेलता था। कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे जमे होते थे। जब वो कपड़े धोने बैठती तो ब्रश से रगड़ कर थक जाती थी, लेकिन अरविंद को कोई भी एहसास नहीं था। रात को जब वो सारा काम करके बेड पर आकर लेटती तो कमर दुखने लगती थी। उस समय रुक्मणी का ये हाल होता कि लेटे और बस सो जाए, लेकिन अरविंद उसे गुस्से से देखता और कहता, इतने भी कौन से पहाड़ तोड़ दिए तुमने कि तुम फ्री ही नहीं होती। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। बस ये साबित करना चाहती हो कि काम बहुत ज़्यादा है और तुमसे होते नहीं हैं। इतनी सुस्त हो तुम, हर एक काम करके घंटे लगा देती हो। रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें पति का ज़रा भी एहसास नहीं। मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है और इस समय मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, लेकिन तुम मुझे मिलती नहीं। शायद ये सब करके तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम मेरे बहन भाइयों को खिला रही हो, पिला रही हो, उनके कपड़े धो रही हो, उनके काम करती हो, इसलिए तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। रुक्मणी कहने लगी, अरविंद आप गलत सोच रहे हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई 24 घंटे की मशीन तो नहीं हूँ। आपकी बहन जवान जहान है और आप उसके लिए रिश्ते भी देख रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो किसी एक काम को भी हाथ लगा ले। मैं अकेली क्या करूँगी। फिर आपका ये भी हुक्म है कि रात को किचन में एक भी धोने वाला बर्तन पड़ा ना हुआ हो, पूरा किचन साफ शीशे की तरह चमकदार रहे और फिर तुम कमरे में आया करो। तो जाहिर सी बात है काम करने में टाइम तो लगेगा। सुबह से उठती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद शाम की चाय, अगर रात का खाना, अलग सफाई, कपड़े धोने। मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ। ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ अरविंद ने रुक्मणी के मुँह पर मारा था। वो तो हैरत और ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगी। उसे बहुत ही अफसोस हुआ था कि बजाय अरविंद उसकी बात को समझता और एहसास करता, उसने तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगा, बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी। तुम्हें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे मेरे बहन भाइयों के खिलाफ़ मत करना। बेचारी अनाथ है, मुझे कोई भाई कम और बाप ज़्यादा समझते हैं, इसलिए मैं तो उनके लाड ज़रूर उठाऊँगा। वो कहने लगी, तो फिर कोई नौकरानी रख लीजिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं,
अपने भाइयों और बहन को आप अच्छा खासा खर्चा देते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं हुआ कि पत्नी के हाथ में भी पैसे रख दे। अगर आपके दिल में पत्नी की कोई चाहत ही नहीं है तो सिर्फ बहन भाई की है, तो शादी क्यों की थी आपने? वो कहने लगी, मैं सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी, मेरी 2 रोटियां मेरे माँ बाप पर भारी नहीं हैं। वो कहने लगा कि ठीक है, दफ़ा हो जाना और ये सोचकर जाना कि मैं तुम्हें मनाकर वापस नहीं लाऊंगा, जब तुम्हारा जी चाहे वापस आना। वो कहने लगी, ठीक है, चली जाओगी, तभी आपको मेरी कदर होगी। ये कहकर वो लेट कर रोती रही, लेकिन अरविंद को अपने व्यवहार का एहसास तक नहीं था कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्या बर्ताव किया है। सुबह उठकर रुक्मणी ने अपने बैग में कपड़े डाले और जैसे ही बैग बाहर निकाला तो देवर और ननंद उसे देखकर कमीनी सी हंसी हंसने लगी। शायद रात वाला थप्पड़ बाहर खड़े सब सुन रहे थे। इन दोनों के बीच होने वाला झगड़ा भी सब सुन चुके थे, इसलिए मुस्कुराहट सबके चेहरे पर छाई हुई थी। रुक्मणी अपने आंसू पीती हुई अपना सामान लेकर बाहर चली गई। मेन रोड से रिक्शा लिया और अपने मायके चली गई। माँ ने जब बेटी को इस तरह रोते हुए देखा तो कारण पूछने लगी। वो कहने लगी कि मुझे तो उन्होंने मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है, मैं उनके काम कर कर के थक गई हूँ, लेकिन उस आदमी को तो मेरा एहसास तक नहीं। शादी के 3 महीने बीत गए, लेकिन आज तक कभी उस आदमी ने मेरे साथ हंसकर बात नहीं की और अपने बहन भाइयों से हंसता है, बातें करता है, उन्हें खर्चा देता है, लेकिन मेरे लिए उस आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। उसकी माँ उसे चुप करवाने लगी, सतावना देने लगी। इन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन की भी कई बात चल रही थी। अभी उसे आए हुए कुछ दिन ही हुए थे कि उसकी माँ ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर भगवान न करे अरविंद ने तुम्हें छोड़ दिया तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी और तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता भी नहीं होगा। लोग वजह पूछेंगे कि बड़ी बहन ने 3 महीने भी अपना घर नहीं बसाया, ऐसा भी क्या हो गया कि 3 महीने में वापस लौट आई। देखो बेटा, सोच समझ कर फैसला करो, छोटे मोटे झगड़े घर में हर घर में हो जाते हैं। रुक्मणी कहने लगी, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है माँ, अगर मैं ये थप्पड़ भी सह जाऊंगी तो फिर तो वो मेरा पता नहीं क्या हाल करेगा। रुक्मणी की माँ उसे समझाने लगी कि मर्द ऐसे ही होते हैं, गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं इतनी सी बात पर। अगर तुम डाइवोर्स लेकर घर बैठ जाओगी तो तुम सोचो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बाकी बहनों का क्या होगा। तुम्हारा भाई भी अभी छोटा है, तुम्हारे बाप का सहारा नहीं बन सकता। तुम जानती हो हमने तुम्हारी शादी कितनी मुश्किल से की है और दूसरी बेटी की भी करनी है। हम तो जल्द से जल्द तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम आकर घर बैठ जाओगी तो तुम्हारी छोटी बहनों को भी कोई नहीं पूछेगा। अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। रुक्मणी तो अपनी किस्मत पर रोने लग गई थी, जानती थी कि अगर वो अब वापस गई तो उसके साथ और बुरा व्यवहार होगा। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम अकेली नहीं हो, अपने पति से तलाक ले लोगी तो हम तुम्हारा कहीं और घर बसा देंगे। तुम्हारे साथ अब उसका बच्चा भी है। अगर बच्चा हो गया और तुम्हारे पति ने बच्चा लेने से मना कर दिया तो सोचो तब क्या होगा। कोई भी दूसरे की औलाद नहीं पालता, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। रुक्मणी ने हार मानते हुए अरविंद को फ़ोन किया था। बड़े गुस्से से उसने हेलो किया था और कहने लगा, हो गया तुम्हारा शौक़ पूरा मायके में रहने का, अब क्यों फ़ोन किया है। वो कहने लगी, अरविंद, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये कहते हुए वो सिसकियों से रोने लगी। ये सुनकर अरविंद के दिल में बच्चे की मोहब्बत जागी थी। कहने लगा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं रात को तुम्हें लेने आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊँगा, तुम बाहर आ जाना। वो कहने लगी, ठीक है। उसने अपना सामान पैक कर लिया। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और ये भी समझाया कि जब अरविंद को गुस्सा आए तो वो चुप रहे, वरना मर्द का हाथ उठता ही चला जाता है। रुक्मणी अपने बच्चे की वजह से वापस आई थी, लेकिन देवर और ननंद और सर पर चढ़ चुके थे। अरविंद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने सख्ती से ज़्यादा काम करने से मना कर दिया तो अरविंद ने एक नौकरानी रख ली। ये देखकर उसकी ननंद और देवरों को बड़ा गुस्सा आया था कि अब तो भाई का सारा ध्यान अपने बच्चे की तरफ हो जाएगा और पत्नी की तरफ हो जाएगा और ये तो हमें पूछेगा भी नहीं। इसलिए सब बहन भाई जानबूझकर अरविंद से कतराने लगे। उसने महसूस किया कि उसके बहन भाई जहां वो बैठता है उठकर चले जाते हैं और उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करते, तो उसे लगा शायद इसमें भी रुक्मणी की ही कोई गलती है।
हालांकि सफाई और कपड़ों के लिए तो अरविंद ने नौकरानी रख दी थी, लेकिन खाना और किचन के बर्तन वगैरह का काम वही करती थी। एक बार अरविंद ने सारे बहन भाइयों को बिठाकर वजह पूछी कि वो क्यों उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, तो वो लोग कहने लगे कि अब आपका अपना बच्चा हो जाएगा तो आप हमें भूल जाएंगे, इसलिए उस टाइम हमें बहुत ही दुख होगा। हम चाहते हैं कि हम पहले से ही अपने अपने बारे में सोचें। अरविंद ने सब बहन भाइयों को गले लगाया और यही कहा कि तुम लोग मेरे दिल में ही हो। मैं अपने बच्चों को कभी भी तुम्हारी जगह नहीं दूंगा, इसलिए तुम लोग कभी भी ये ना समझना कि मेरी औलाद होगी तो मैं तुम लोगों से अपना ध्यान हटा लूँगा। इन्हीं दिनों उसकी बहन का रिश्ता भी आ गया। उसने अपनी बहन की शादी कर दी और दूसरे भाई की भी पत्नी आ गई। लेकिन जैसे ही दूसरे भाई की पत्नी आई तो उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। रुक्मणी ने पहली बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके जन्म पर अरविंद को वो खुशी नहीं थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसके घर बेटा पैदा हो। इसलिए रुक्मणी की अहमियत उसके दिल में बढ़ ही नहीं पाई थी। अभी भी उसकी पहली प्राथमिकता उसके बहन भाई थे। जब बहन ससुराल से मायके आती तो रोने बैठ जाती कि उसके ससुराल वाले उससे खाना पकवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं, वो इतने काम नहीं कर सकती। वही काम जो रुक्मणी कितने सालों से करती आ रही थी। उसकी बहन को इन कामों से आपत्ति थी, क्योंकि आदत नहीं थी, इसलिए उसे वो काम मुसीबत लगते थे। देवरानी भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। आते ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने बिस्तर संभाल लिया था। रुक्मणी की बेटी इस समय छोटी थी, लेकिन फिर भी घर के सारे काम वो कर रही थी। इस पर देवरानी की जिम्मेदारियां भी अरविंद ने उस पर डाल दी थी। कहने लगा, रोहन की पत्नी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। रुक्मणी कहने लगी, मुझे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट ही बताया था, इसके बावजूद मैं खाना बनाती थी। वो कहने लगा, इसका बदला तुम अब इससे लोगी। जहाँ तुम बाकियों की रोटियां बनाती हो तो 2 रोटी तुम अपनी देवरानी को बनाकर भी खिला सकती हो। वो कहने लगी, हर दिन तो आपकी बहन मायके आई हुई होती है, उसकी भी 2 रोटी मेरे सर पर आ पड़ती है। मैं क्या क्या करूं? अरविंद आपको मैं और मेरी बच्ची दिखाए क्यों नहीं देती? ये कहना था कि अरविंद को फिर गुस्सा आने लगा और कहने लगा, पता नहीं तुम्हें क्या परेशानी है, तुम हर समय मेरे बहन भाइयों के पीछे पड़ी रहती हो। आज के बाद ना तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो और ना ही ये बच्ची, खुद पालो इसे। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और देवरानी के लिए एक नौकरानी रख दी। आए दिन उसके भाई अरविंद की चापलूसी करते रहते थे और पैसे बटोरते रहते थे। अभी साल भी नहीं गुजरा था कि देवरानी अलग घर की डिमांड करने लगी। उसका भाई कहने लगा कि ऐसा करे, जो पापा की दुकान है उसमें से आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं उससे मकान ले लूँगा ताकि अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रह सकूँ। फिर छोटे भाई की भी शादी करनी है और घर में इतनी जगह नहीं है। हालांकि घर बड़ा था, लेकिन वो रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे साफ कह दिया था कि वो अलग घर में रहेगी। अरविंद ने उसे अच्छी खासी रकम दे दी। उसने अपना छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा। बहन जब भी आती तो शिकायत करती रहती, ससुराल के रोने रोती रहती। अपने घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी यही कहती थी कि मैं अपने घर में बड़ी तंगी देख रही हूँ, तंगी बर्दाश्त करती हूँ। अब तो ससुराल वालों ने उसे अलग भी कर दिया था और अलग घर भी ले दिया था, लेकिन फिर भी बेचारी बनी रहती थी। बच्चों को यहाँ लाती तो उन्हें मेले कुचेले कपड़ों पहनाती थी कि मेरे पति के पास तो पैसे ही नहीं होते थे कि नए कपड़े खरीद सके। अरविंद जब ये हालात देखता तो फिर बहन को कभी 5,000 तो कभी 10,000 तो कभी 15,000 भी पकड़ा देता। वो पैसा आराम से अपने पर्स में रख लेती। अरविंद को अपनी बेटी तो जैसे नज़र ही नहीं आती थी कि वो भी छोटे कपड़े पहने हुए है और उसके पास भी कपड़े नहीं हैं। रुक्मणी जब भी कहती तो कहता कि तुम्हारी ज़िद की सज़ा तो मैं तुम्हारी बेटी को दूंगा। तुम्हारी रुक्मणी कहने लगी, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? सिर्फ बहन भाई आपके सगे हैं। एक बार अरविंद की बेटी को चोट लग गई, उसके सर में बहुत ही गहरा जख्म हो गया। रुक्मणी बहुत ही परेशान थी। उन दिनों तीसरा भाई भी अपनी शादी के बारे में कह रहा था और उसी की दुकान पर बैठने लगा था। अरविंद उसकी शादी के पैसे जमा कर रहा था। घर में 2 छोटे भाई और भी थे जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन जब रुक्मणी ने कहा कि उसका सर फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना, तो देवरों ने साफ मना कर दिया।
कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडी करने जा रहे हैं। ये कहकर वो घर से निकल गए। ये दोनों जुड़वा भाई थे। रुक्मणी ने अरविंद को फ़ोन किया तो वो कहने लगा कि तुम खुद नहीं देख सकती, अंधी हो क्या? मैं अब काम करूं या फिर मैं वहां आकर तुम्हारी बेटी को देखता रहूं? रुक्मणी रोती पीटती खुद से ही डॉक्टर के पास लेकर गई और बच्ची के सर पर 4 टाँके लगे थे। वो रोई जा रही थी। अरविंद ने जब घर आकर बेटी की हालत देखी तो दिल ज़रा सा नरम हुआ। फिर उसे गोद में लेकर चूमने लगा, प्यार करने लगा। वो भी पापा पापा कहते हुए रोई जा रही थी। तीसरे देवर की जब शादी करनी थी तो उसने पहले ही साफ कह दिया था कि वो शादी के फ़ौरन बाद अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी मॉडर्न है और उसे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं, जिसका इंतज़ाम भी अरविंद को करना पड़ा। तीसरे देवर की शादी होते ही वो अलग घर में चला गया था, लेकिन जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो अरविंद के पास आ जाता। वो कभी 10,000 तो कभी 20,000 उसे दे देता। चौथे भाई ने नौकरी शुरू कर दी थी। जब उसकी शादी की बारी आई तो उसने कहा कि वो लव मैरिज करेगा। उसे अपनी कॉलिग पसंद आई है, उससे शादी करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसने कहा कि घर का बंटवारा करते हैं तीनों भाई। अरविंद के सामने घर के बंटवारे की बात कर रहे थे और उस समय अरविंद की बेटी 11-12 साल की थी और बेटा भी 6 साल का था। अरविंद कहने लगा कि घर का बंटवारा करने की ऐसी भी कौन सी ज़रूरत है। तो छोटा भाई कहने लगा कि अब मेरी भी शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मुझे भी अलग घर चाहिए, और अब आपके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं। ऐसा करिए कि अब पापा की जो भी जायदाद है उसका सारा बंटवारा कर लेते हैं, ताकि हम भी अपना काम बिजनेस अलग कर सके। दूसरे भाई भी यही कहने लगे कि अब हमें अपना कारोबार अलग करना है। वो कहने लगा कि रोहन ने तो दुकान से अपना हिस्सा ले लिया था। वो कहने लगा कि क्या मतलब है आपका कि हिस्सा ले लिया था? अरे जिस टाइम मैंने पैसे लिए उस टाइम दुकान की कीमत कम थी और इस बात को तो 6-7 साल गुजर गए हैं। अब तो दुकान की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि मैं इतने पैसे पर सब्र करके बैठ जाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बंटवारा दोबारा होगा। अरविंद इस बात पर भी चुप कर गया। उसने सारी जायदाद का हिसाब लगा कर देखा तो सबके हिस्से अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। हालांकि 2 भाई अपने अपने फ्लैट के पैसे ले चुके थे, जो किसी गिनती में भी नहीं थे। बहरहाल उसने कड़वा घूंट पिया था। अपने बाप का घर बेचते हुए बहुत रोया था, क्योंकि माँ बाप की यादें थी। फिर उसने सारा बचपन यहीं गुजारा था, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था। लेकिन आज सबकी आंखें सर पर चढ़ गई थी। सबको अपनी पत्नी और अपने बच्चे नज़र आ रहे थे। आज उसे रुक्मणी का एहसास हुआ था। बहन भाइयों की ज़रूरत और इच्छाएं पूरी करते करते समय से पहले वो बूढ़ा हो गया था। अब तो उससे ज़्यादा काम भी नहीं होता था। उसने तो ये सोचा था कि अभी वो जवान है, बहन भाई छोटे हैं। कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बहन भाई जवान होंगे तो भाई उसका साथ देंगे और ये उम्र कट जाएगी। लेकिन भाइयों ने तो अपना अपना सोचा था और अपने अपने घर बनाकर बैठ गए थे। लेकिन अरविंद के पास इतने पैसे नहीं बचे थे। उसने किराए का घर लिया और छोटी सी दुकान उसने ली और अपने बिजनेस का सिलसिला फिर से शुरू कर लिया। लेकिन अब वो बीमार रहने लगा था। छोटा बेटा था लेकिन बेटी बड़ी थी। समय ऐसे ही गुजरने लगा, उसकी बेटी जवान हो गई। इन्हीं दिनों अरविंद का एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगें बेजान हो चुकी थी, क्योंकि बुरी तरह से टांगें इफ़ेक्ट हुई थी। वो बिल्कुल भी चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल होने लगा था। बेटी का रिश्ता भी तय हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही परेशान था। इसलिए अपने भाइयों को बुलाया, जो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे और अपने कारोबार में भी 4 चांद लगा चुके थे, काफ़ी खुशहाल हो चुके थे। जब अरविंद ने कहा कि अब मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है, तो सब बहन भाइयों ने साफ मना कर दिया कि हम तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है। हम तो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, फिर हमारे बच्चे ने भी कल को बड़े होना है। हम तो अभी से उनके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। आपको भी यही करना चाहिए था। बेटी की शादी थी तो पहले से पैसे जोड़ कर रखने चाहिए थे। अब ये क्या कि हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। ये सुनकर अरविंद को बहुत ही दुख हुआ था कि सारी ज़िंदगी जिन बहन भाइयों को वो औलाद की तरह पालता रहा, और जब उसकी बेटी की बारी आई तो सब ने ही हाथ खड़े कर दिए। अगर वो अपनी बेटी के लिए ही पैसा बचा रहा होता
तो इस समय तो बहुत कुछ बचा चुका होता। उसने तो किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी और अब वो रो रहा था। कुछ दिन बाद बेटी की बारात आने वाली थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बारात को खाना भी खिला सके, इसलिए बहुत ही परेशान था। दिन गुजर रहे थे, रुक्मणी खुद परेशान थी कि क्या करे। उसकी बेटी ने कहा कि आप मेरी चिंता ना करें, ऐसा करिए कि रिश्ते से इनकार कर दीजिए। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ऐसा मत कहो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे बाप ने अपने बहन भाइयों का हमेशा साथ दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान तुम्हारे बाप के अच्छाई और नेक नियति को ना देखे और उसे अपमानित होने दे। भगवान ज़रूर हमारी इज्जत रखेगा। जैसे ही उसकी बेटी की बारात आई तो मोहल्ले वालों ने सारी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। पता ही नहीं चला कि सबने खाने का इंतज़ाम भी कर दिया, क्योंकि सब अरविंद की हालत को जानते थे। भगवान ने उसके पड़ोसियों को ही उसके अपनों से अच्छा कर दिया था। बेटी का सारा दहेज सब मोहल्ले वालों ने मिलकर दिया था और बारातियों को खाना भी खिलाया था। बाराती बड़े खुश होकर बेटी को विदा करवा कर ले गए थे और दामाद भी बहुत ही अच्छा था। उसकी बेटी अपने घर में बहुत ही खुश थी। अरविंद सोच भी नहीं सकता था कि भगवान उसकी ऐसे भी मदद कर सकता है। रुक्मणी के पापा ने भी उसकी जायदाद का हिस्सा उसे दिया था। उसके लिए एक फ्लैट खरीद कर रखा था जिसकी कीमत अब करोड़ों तक जा पहुंची थी। उसे बेचकर रुक्मणी ने अपना घर भी खरीद लिया और दुकानें खरीद कर किराए पर दे दी। दुकानों का किराया काफ़ी ठीक ठाक आने लगा और घर के ऊपर का पोर्शन भी किराए पर दे दिया। बेटा भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। पढ़ाई के साथ साथ उसने बाप के ही काम को आगे बढ़ाया था। कॉलेज से वापस आता तो अपने अरविंद की दुकान पर बैठ जाता। अरविंद अब रुक्मणी से अक्सर माफ़ी मांगता रहता और उनसे हमेशा अपने बहन भाइयों की खातिर उसके साथ ज़्यादती की थी, लेकिन कठिन समय में उसी ने उसका साथ दिया था। जब कोई नहीं था तब रुक्मणी ही थी जो उसे संभालती थी। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बहन भाइयों की मोहब्बत में पत्नी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके सुख के साथ 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 दुख की भी साथी होती है और दुख में वो साथ देती है। मैं ये नहीं कहती कि बहन भाइयों से प्यार न करो, उनके खर्च न उठाओ, सब करो मगर आंखें खोल कर, और अपनी पत्नी की ज़रूरतों का भी ज़रूर ख्याल रखो और उसे पूरा करो। उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे ही सहारे पर आती है। जब तुम ही उसे अनदेखा करोगे तो वो किसके सहारे ससुराल में रहेगी। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे घर वालों की सेवा करे, उनके काम करे और साथ में तुम्हारी इच्छा भी पूरी करे। वो भी इंसान होती है, कोई मशीन नहीं, जिसे तुम जब कहो उठो, जब कहो लेटो, सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी पर चले। अरे उसकी भी कोई ज़िंदगी होती है, अरमान होते हैं। एक अच्छे पति को ये सारी बातें समझनी चाहिए, तभी घर परिवार अच्छे से चलता है। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।